हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद आफ्ताब में स्वागत है। आज हम देखते हैं संसाधन, यानी कि आज से हम अध्ययन करने वाले हैं संसाधन भूगोल के बारे में। आज से शुरू करते हैं हम संसाधन भूगोल। थोड़ा सा इस चैनल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इस चैनल पर क्या क्या उपलब्ध है। ठीक, 9th से लेकर के इंटरमीडिएट तक और फिर BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इनके जो भी सिलेबस हैं, जैसे कि 9th में है सोशल साइंस, 10th में है सोशल साइंस और फिर इंटरमीडिएट में है ज्योग्राफी भूगोल जिसे कहते हैं, और फिर BA फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी का जो भी सिलेबस है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप अभी तक ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में अलग अलग इसका प्लेलिस्ट उपलब्ध है, आप जा कर के देख लीजिए। और फिर अगर बात करें इसके PDF की, कि आप अगर PDF लेना चाहते हैं, जो भी पिछले लेसन पढ़ाए गए हैं, यानी कि हमारे प्लेलिस्ट की अगर बात करें तो प्लेलिस्ट में है इंडियन ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी है, बेसिक लेवल की जानकारी है जैसे कि GK है, और फिर जो है अन्य तरह के जो भी डैम है, परियोजनाएं हैं, इनके अगर PDF लेना चाहते हैं तो आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको PDF लेना है तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जो है टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। और फिर अगर इंस्टाग्राम से जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए, आपको वहाँ पे PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए और फिर अच्छी जानकारी वहाँ से हासिल कीजिए। ठीक, अब फिर आगे बढ़ते हैं संसाधन। पहले हम जानते हैं कि संसाधन होता क्या है, यानी कि अर्थ को समझेंगे, उसके बाद परिभाषा को जानेंगे और फिर प्रकृति एवं क्षेत्र को, जो भी मुख्य हेडिंग है जो संसाधन से आते हैं, अच्छे से आज हम देखेंगे। ठीक, यानी कि प्रकृति और क्षेत्र विशेषताएं, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है और फिर इनके संरक्षण के लिए, बचाने के लिए कौन से उपाय किए गए, यानी कि संरक्षण को हम देखेंगे। ठीक, संसाधन का अर्थ, संसाधन का अर्थ पहले जानते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारे आसपास जो भी वस्तुएं, जो भी सामग्री दिखाई दे रही है, वो सब जो है एक तरह से संसाधन है। कैमरा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, संसाधन है। मोबाइल से हम बात करते हैं, संसाधन है। मानव खुद एक संसाधन है, मानव एक खुद संसाधन है जो प्रकृति द्वारा विद्यमान है। ठीक, और फिर जो है अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ में आ जाएगा अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द से मिलकर, यानी कि दो शब्दों से मिलकर के री प्लस सोर्स, दो शब्दों से मिलकर के रिसोर्स बना है। और रिसोर्स का अर्थ होता है लंबे समय तक जो साधन चले, उसी को हम संसाधन कहते हैं। री प्लस सोर्स, अगर कोई भी वस्तु है, जब तक मानव उसका जो है लाभ नहीं उठाता है, उसका उपयोग नहीं करता है, तब तक वो जो है संसाधन नहीं कहा जा सकता। जो भी हमारे आसपास पड़ोस में वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, वो संसाधन तब तक नहीं कही जाएंगी जब तक जो है उसका उपयोग ना किया जाए, उसका इस्तेमाल ना किया जाए, तब तक वो संसाधन नहीं कहा जा सकता। ठीक, अर्थ में देखते हैं, री अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर के बना है री प्लस सोर्स। री का अर्थ होता है लंबे समय तक और सोर्स का अर्थ होता है साधन, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो भी जैविक समुदाय हैं लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम संसाधन के नाम से जानते हैं, उसी को हम संसाधन कहते हैं। हमने अर्थ को समझ लिया, री प्लस सोर्स। री का अर्थ होता है लंबे समय तक और सोर्स का अर्थ होता है संसाधन। ठीक, अब हम परिभाषा को देखते हैं कि परिभाषा क्या होगा। जैसे कि हमने पहले ही जान लिया, जो भी हमारे आसपास पड़ोस में कोई वस्तु दिखाई दे रही है वह संसाधन है, जब उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो वह संसाधन कहलाता है। अरविंद महोदय के अनुसार स्वस्थ पर्यावरण में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का विकास होना, अच्छे समझिए, परिभाषा के अंतर्गत आएगा। अरविंद महोदय के अनुसार स्वस्थ पर्यावरण में, जो भी हमारे आसपास पर्यावरण है, जो भी पर्यावरण है, यानी कि स्वस्थ पर्यावरण में, स्वस्थ शरीर में
स्वस्थ दिमाग का विकास होना संसाधन कहलाता है। ठीक, इसके परिभाषा के अंतर्गत ये आ जाएगा। और हमने टूटी फूटी शब्दों में हम कह सकते हैं जो भी हमारे आसपास वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं हम, कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, और फिर कहीं आ जा रहे हैं, किसी साधन का या परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, वह संसाधन ही कहलाएगा। ठीक, परिभाषा के अंतर्गत ये आ जाएगा। और फिर हम प्रकृति एवं क्षेत्र की बात करते हैं कि संसाधन कितने प्रकार का होता है। एक तरह से कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन है, और फिर जो है मानवीय संसाधन है, प्रकृति के अंतर्गत आ जाएगा। और फिर ये जो है कहाँ पर प्राप्त किया जाता है, संसाधन कहाँ पर प्राप्त किया जाता है, क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अब फिर कहाँ पर प्राप्त किया जाता है, प्रकृति द्वारा जो भी वस्तुएं विद्यमान है, मानव उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसका हस्तक्षेप कर रहा है, तो भी जो है वह संसाधन ही कहलाएगा, यानी प्रकृति एवं क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। मानव द्वारा निर्मित और प्रकृति द्वारा विद्यमान संसाधन के अंतर्गत प्रकृति एवं क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, और फिर आगे बढ़ते हैं, विशेषताएं देखते हैं हम। विशेषताओं में क्या आएगी, संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना ही विशेषताओं के अंतर्गत आएगा। विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना ही विशेषताएं के अंतर्गत आएगा। और फिर अगर बात करें तो संसाधन जो है विशेषताओं के अंतर्गत जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो भी हमारी आवश्यकता हो उसकी उद्देश्यों को पूरा करता है, इसके अंतर्गत आएगा, विशेषताओं के अंतर्गत आएगा। यानी जो कंटेंट है या सामग्री है, संसाधन का जो सामग्री है वो हमारे उद्देश्यों को पूरा करता है, विवेकपूर्ण उसका हम इस्तेमाल करते हैं, उद्देश्यों को पूरा करता है और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं, विशेषताओं के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, संसाधन जो है बहुउपयोगी होता है, विशेषताओं के अंतर्गत आ जाएगा। संसाधन जो है अनेक वस्तुओं से मिलकर के एक तरह से बनी होती हैं। जो पर्यावरण है हमारा वो संसाधन है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो वो संसाधन है। मानव द्वारा निर्मित जो भी कार्य है, परिवहन है, बिजली उत्पादन है, परियोजनाएं हैं, वो सब संसाधन है, विशेषताओं के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, और फिर हम देखते हैं वर्गीकरण को कि वर्गीकरण कैसे होगा। संसाधन का वर्गीकरण की अगर बात कर रहे हैं तो वर्गीकरण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संसाधन को कैसे वर्गीकरण किया गया है। इसमें है अजैविक संसाधन और फिर है आगे जैविक संसाधन। संसाधन को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, जैविक संसाधन और फिर जो है अजैविक संसाधन। इससे जो है प्राकृतिक संसाधन भी कह सकते हैं और मानवीय संसाधन भी कह सकते हैं, और फिर इसे जो है नवकरणीय संसाधन भी कह सकते हैं और फिर अनवकरणीय भी संसाधन कह सकते हैं। यानी कि संसाधन को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, अजैविक संसाधन और फिर जैविक संसाधन। अजैविक संसाधन के अंतर्गत आएगा स्थल मंडल, वायुमंडल और फिर जलमंडल। अजैविक संसाधन के अंतर्गत अजैविक संसाधन को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। स्थल मंडल, स्थल मंडल की अगर बात करें तो स्थल मंडल पर जो भी वस्तुएं मौजूद हैं, यानी जो भी मौजूद हैं स्थल मंडल पर, पर्वत है, पठार है, मैदान है, जल है, और फिर जो है इस पे जो मानव रहन सहन, जो मानव विकास कर रहा है, उसके अंतर्गत स्थल मंडल के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि स्थल मंडल पर जो भी मौजूद हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, ये सब जो है संसाधन में आ जाएंगी। यानी कि अजैविक के अंतर्गत स्थल मंडल में जो भी विद्यमान है स्थल मंडल के अंतर्गत आ जाएंगे। और फिर वायुमंडल की अगर बात करें तो वायुमंडल में जो भी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हीलियम है, और फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक, जो भी गैसें हैं उसके अंतर्गत वायुमंडल के अंतर्गत आ जाएंगी। और फिर जलमंडल की अगर बात करें तो जलमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के नीचे जो पानी है या समुद्र कह सकते हैं, समुद्र में जो जल है वो जलमंडल के अंतर्गत आएगा। अब जलमंडल के अंतर्गत जो है सभी जल आ जाते हैं, चाहे वो पोखरे के जल हो या तालाब के जल हो या जो है झील के जल हो, सब जलमंडल के अंतर्गत आ जाएंगे। और जलमंडल के अंतर्गत
सभी जल आ जाते हैं और सभी जल के जो है जो भी जीव जंतु उसमें रहते हैं, पलते हैं या उसमें अपना रहन सहन करते हैं, जल मंडल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, यानी कि अजैविक संसाधन के अंतर्गत स्थल मंडल पर जो भी मौजूद हैं और फिर वायुमंडल में जो भी गैसें हैं और जलमंडल में जो भी जीव जंतु हैं वो जो है जलमंडल के अंतर्गत अजैविक संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। जलमंडल में छोटी से लेकर के बड़ी मछलियां तक आ जाएंगी, यानी जो भी छोटी छोटी मछलियां हैं, जो भी जीव है उसके समुद्र में या जल में, वो सब जो है आ जाएंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं जैविक संसाधन। जैविक संसाधन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव। मानव खुद एक संसाधन है। जीव जंतु, जो भी जीव जंतु हैं जीव जंतु के अंतर्गत ही आ जाएंगे। और फिर पेड़ पौधे, जो भी अनेक तरह की पेड़ पौधे हैं, चाहे वो कोरधारी वन हो या जो है शीतोष्ण प्रकार का वन हो या कह लीजिए सदाबहार वन हो, पर्णपाती वन हो, जो भी वन है पेड़ पौधे के अंतर्गत आ जाएंगे। चाहे वह आम का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो या सागौन का पेड़ हो, और फिर जो है अनेक तरह की जो भी वृक्ष हैं पेड़ पौधों के अंतर्गत आ जाएंगे, वो संसाधन है। और फिर आगे बढ़ते हैं मानव। मानव जो भी क्रियाकलाप कर रहा है वह एक संसाधन है। इससे हम लिख रहे हैं, मार्कर से लिख रहे हैं, तो यह भी एक हमारा संसाधन है। कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है, यह भी एक संसाधन है। मानव के अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप किया जा रहा है, मानव एक संसाधन है, इसके अंतर्गत आ जाएगा, यानी जैविक संसाधन। इसको जो है प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं और फिर इसको जो है मानवीय संसाधन भी कह सकते हैं, नवकरणीय संसाधन भी कह सकते हैं, अनवकरणीय संसाधन भी कह सकते हैं। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं संरक्षण। संरक्षण को देखते हैं, संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले इसे जान लेते हैं। मानव जो है भौतिकवादी जीवन जीने के लिए, मानव भौतिकवादी जीवन जीने के लिए अनेक तरह की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामग्री है, उसका जो है अंधाधुंध इस्तेमाल करने लगा, अंधाधुंध इस्तेमाल करने लगा। अब भौतिकवादी जीवन किसे कहते हैं, इसे भी जान लीजिए। दिखावे वाला जीवन, एक तरह से कह सकते हैं दिखावे वाला जो जीवन है उसे ही भौतिकवादी जीवन कहा जा सकता है। ठीक, अब दिखावे वाला जीवन क्या है, जो भी मानव एक वस्तुओं का उपयोग करके या उपभोग करके वो जी सकता है। ठीक, या एक तरह से कह लीजिए मानव के पास एक मोबाइल रहे तो भी काम चल सकता है, तो भी काम चल सकता है। और फिर जो है मानव जो है क्या करता है, एक इंटरनेट चलाने के लिए और फिर जो है एक कॉल के लिए यानी बात करने के लिए 2 मोबाइल चलाता है। तो ये जो है अंधाधुंध इस्तेमाल हो गया। ठीक, यानी कि यही भौतिकवादी जीवन है, यानी कि एक मोबाइल से भी तो काम चल सकता है, लेकिन नहीं, वो 2 मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो ये जो है अंधाधुंध इस्तेमाल हो गया। ठीक, इसीलिए जो है अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकने के लिए संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। ठीक, संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। और फिर जो है जो हमारे संसाधन है, एक तरह से कह लीजिए जो खनिज संसाधन है वो जो है सीमित है। सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना ही संरक्षण कहलाता है। अब जो सीमित संसाधन है हमारे जो है खत्म हो जाएंगे, जो अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है वो खत्म हो जाएगा। और फिर जो है उसी को रोकने के लिए कि लंबे समय तक उसका इस्तेमाल किया जा सके, वो जो है रोका जा सके या कह लीजिए इस्तेमाल किया जा सके, जो भावी पीढ़ी है उनका वो देख सके, उनका इस्तेमाल कर सके, उसी को जो है रोकने के लिए या कह लीजिए विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए संरक्षण किया गया। ठीक, अब एक तरह से कह लीजिए पर्यावरण जो है संसाधन है, मानव संसाधन है, तो पर्यावरण को जो है संरक्षण के लिए अनेक नीतियां चलाई गई, अनेक कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि पृथ्वी सम्मेलन है और फिर जो है इंग्लैंड सम्मेलन है, और फिर जिसे पृथ्वी सम्मेलन को Rio+20 के भी नाम से जानते हैं, अनेक सम्मेलन जो है चलाए गए। और फिर जो है जल नीति लाई गई, वन नीति लाई गई, और मृदा को रोकने के लिए, मृदा क्षरण को रोकने के लिए जो अनेक उपाय किए गए संरक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। और फिर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो स्थल मंडल को बचाने के लिए और फिर वायुमंडल को बचाने के लिए और फिर जल मंडल को बचाने के लिए जो उपाय किए गए उसी को हम संरक्षण के नाम से जानते हैं, वही संरक्षण के अंतर्गत आप रख सकते हैं। यानी कि
हमारा विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना ही संरक्षण कहलाता है। ठीक, संरक्षण ये हो गया। संरक्षण को हमने अच्छे से देख लिया। अब संरक्षण को अगर आप ना समझ में आया तो भी बताइए। ठीक, संरक्षण को एक बार और देख लेते हैं। एक है शब्द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोषणी विकास, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में जो है पोषणी विकास और सतत विकास, ठोस विकास, टिकाऊ विकास और फिर जो है अनेक विकास के नाम से जानते हैं। उसका इस्तेमाल करना, ठीक, सस्टेनेबल का उपयोग करना या टिकाऊ विकास को दिखाना ही संरक्षण कहलाता है। हम ऐसा विकास करें कि भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उसका इस्तेमाल कर सके। किसी भी चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब मान लीजिए लोहा हमारे पास, हमारे देश में या कहीं भी जो है सीमित भंडार है, वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगी। जो जल है वो सीमित है। ठीक, ये जो है जल दोबारा नहीं बनाया जा सकता, लोहा को जो है दोबारा नहीं बनाया जा सकता, कोयला को दोबारा नहीं बनाया जा सकता, ये हमारे संसाधन है। और फिर जो है इसका हमें जो है विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए, पोषणी विकास करना चाहिए, यानी कि ऐसा विकास हमें करना चाहिए कि भावी पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ी है, उसका जो है इस्तेमाल कर सके, उसे देख सके। ये क्या होता है, जैसे आज तक हम लोग रह गए कि डायनासोर क्या होता है। ठीक, तो उसे देखा नहीं जा सकता, ना उसे बनाया जा सकता है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि हमको ऐसा विकास करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी उसको देख सके, उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक, उसी संरक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, हमने देख लिया संसाधन का अर्थ और फिर परिभाषा। अर्थ की अगर बात करें, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। अर्थ की अगर बात करें तो अंग्रेजी के दो शब्दों से मिल करके रिसोर्स बना है। रि का अर्थ होता है लंबे समय तक और सोर्स का अर्थ होता है साधन, यानी कि जो लंबे समय तक साधन चलते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी को हम संसाधन के नाम से जानते हैं। परिभाषा की अगर बात करें, जो भी हमारे आसपास पड़ोस में जो भी वस्तुएं दिख रही हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वह जो है संसाधन कहलाएगा। अरविंद महोदय के अनुसार स्वस्थ पर्यावरण में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का विकास होना या स्वस्थ दिमाग का विकास करना ही संसाधन कहलाता है। और फिर जब प्रकृति क्षेत्र की बात करें तो प्रकृति में जो भी विद्यमान है और फिर मानव जो इस निर्मित संसाधन है, वो जो है प्रकृति क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। अब प्रकृति जो है, प्रकृति में यह रह सकते हैं कि संसाधन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया। स्थल मंडल है, वायुमंडल है और जलमंडल, प्रकृति के अंतर्गत ये रख सकते हैं। और क्षेत्र की अगर बात करें तो संसाधन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जैविक संसाधन और फिर जो है अजैविक संसाधन। और फिर जो है कहाँ कहाँ पर संसाधन पाए जाते हैं। ठीक, इसमें क्षेत्र के अंतर्गत आप रख सकते हैं। और फिर विशेषताओं की बात करें तो जो है संसाधन हमारे कुछ उद्देश्यों को पूरा करता है, हमारे कारोबार को संभालता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, विशेषताओं के अंतर्गत आ जाएगा। और फिर वर्गीकरण की अगर बात करें तो वर्गीकरण को जो है अजैविक और जैविक में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन और फिर मानवीय संसाधन, नवकरणीय संसाधन और फिर अनवकरणीय संसाधन। ठीक, नवकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे जो है फिर से बनाया जा सके। अब मान लीजिए जो है बिजली है, बिजली का उत्पादन हम करते हैं तो जो है अगर एक बार समाप्त हो गया जो है तो हम सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम उसका जो है दूसरे तरीके से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर संरक्षण की अगर बात करें तो संरक्षण में जो है आ जाएगा, जो हम अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रोकने के लिए जो है हम उपाय सोचे, उसी को हम संरक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके लिए जल नीति लाई गई, वन नीति लाई गई, अनेक कार्यक्रम, अनेक सम्मेलन किए गए, इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। ठीक, हमने संसाधन को आज देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके आगे वाला चैप्टर क्या होगा। तो जो है आगे हम जब वीडियो लाएंगे तो आप खुद ही देख लीजिएगा। और फिर जो है इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइए। और फिर जो भी हाई स्कूल और इंटर के जो बच्चे हैं, जो 11वीं पढ़ते हैं, उनका जो है पेपर सॉल्व हो गया है। और फिर जो है हमारे चैनल पर पेपर सॉल्व वाला प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। और फिर अगर उत्तर पुस्तिका भरने का तरीका ना मालूम हो तो भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे वीडियो उपलब्ध है। और फिर जो इंटर में कैसे पेपर को भरा जाता है, उत्तर पुस्तिका का फर्स्ट पेज कैसे भरा जाता है, तो आप देख सकते हैं। और फिर जो है ये वीडियो जो है अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही बने रहिए। आज का वीडियो यहीं तक ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।